यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग इंटरमीडिएट का आरटीपी। और आरटीपी के लिए आपको कहां जाना है? ICI.org पे जाएंगे, बोर्ड ऑफ स्टडी पोर्टल पे जाएंगे और आपको रिवीजन टेस्ट पेपर दिखेगा इंटरमीडिएट का, टैक्सेशन पेपर का। और ये आपका मई 2023 और मई 2023 वाला ये वाला जो आरटीपी है, जिसमें पहला क्वेश्चन किशोर एंड सन से है, ये वाला आरटीपी जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और यहां से हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसका नाम देते थे आरटीपी। और कौन सा? इंटर वाला। कौन सा? मई 2023 वाला। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को ज्यादा जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है एमसीक्यूज में। तो सर एमसीक्यूज वाला पार्ट है वो ढंग से कर लेते हैं अपन लोग। तो कौन कौन से एमसीक्यूज है और मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, ऐसा लेवल का आईसीआई ने डाला है पहला ही क्वेश्चन, जो अगर मैं सीए फाइनल वालों को दे दूं ना, तो सीए फाइनल वालों को दे दूं तो वो भी ना कर पाए। इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन। सो ओनली फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो इजी इजी है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो टीसीएस वाली सेक्शन पता है टीसीएस में कौन सी सेक्शन होती है? तो अब इतना सेक्शन नंबर तो याद रहेगा नहीं, बट अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे टीसीएस, तो टीसीएस में आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है 206C का, सब सेक्शन 1 होती है, उसके बाद सब सेक्शन 1C होती है, उसके बाद सब सेक्शन 1F होती है, उसके बाद सब सेक्शन 1G होती है और उसके बाद सब सेक्शन 1H होती है। अगर आपको याद रहे तो थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करा देता हूं। 206C को, ये टीसीएस की सेक्शंस है। टीसीएस में 206C सबसेक्शन 1 ये बोलती है कि 5 गुड्स अगर आप बेचते हो तो उस पे टीसीएस आएगा। कौन कौन से गुड्स? सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1% टीसीएस है। तेंदू लीव्स जो होती है, बीड़ी पत्ता, उस पे 5% टीसीएस है। टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस पे 2.5% टीसीएस है। स्क्रैप पे आपका 1% टीसीएस है। एंड मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, उस पे 1% की रेट से टीसीएस आता है। तो 206C सबसेक्शन 1 अगर आपको याद रहे, आप बुक में देख सकते हैं, यहां पे आपके 5 गुड्स कवर होते हैं जिसपे टीसीएस आता है। इसको रेट को ऐसे याद रख सकते हैं। तेंदू लीव्स, बीड़ी पत्ता कितने में? 5 रुपए में बीड़ी मिल जाती है, 5% है। टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5% है। उसके बाद तुम्हारा जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है 1%, स्क्रैप पे 1% और कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर पे 1% की रेट से टीसीएस आता है। लेकिन एक बात समझना, अगर मान लो जो बायर है वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है, जैसे आप मान लो पीने के लिए दारू खरीदते हो तो उसमें टीसीएस नहीं आएगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप खरीदते हो तो उसमें टीसीएस नहीं आता 206C सबसेक्शन 1 में। दूसरा एक और क्लेरिफिकेशन ये है कि बायर अगर इन गुड्स को खरीदता है, वो गुड्स को खरीदता है टू द एंड उस गुड्स को यूज कर रहा है टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द अनदर गुड्स, किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहा है तो टीसीएस नहीं आएगा, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर रहा है तो टीसीएस नहीं आएगा। तो जो बायर है वो बायर इन जो गुड्स है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोल, लिग्नाइट, आयरन और वगैरह जो भी अपन ने देखा, वो अगर जो है स्क्रैप वगैरह उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनदर गुड्स में यूज करने वाला है या फिर उसको यूज करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो टीसीएस नहीं आएगा। लेकिन बायर को ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे टीसीएस तो नहीं आएगा, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी का है कि सर अगर 194Q में अगर टीडीएस आता है तो क्या टीडीएस आएगा या नहीं? क्योंकि 194Q में क्या होता है कि जो बायर है, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो बायर को क्या करना पड़ता है? टीडीएस काटना रहता है 0.1% की रेट से 50 लाख के ऊपर वाली परचेज पे। तो क्या 194Q में टीडीएस आएगा या नहीं? अगर वो डिक्लेरेशन दे दिया तो टीसीएस तो नहीं आएगा 206C सबसेक्शन 1 में, बट क्या टीडीएस आएगा? आंसर इज यस, टीडीएस आएगा। उसके बाद में एक सब सेक्शन हुआ करती है 1C। 1C क्या कहती है कि अगर आप टोल प्लाजा है, पार्किंग लॉट है या फिर क्वेरी एंड माइंस है, वो अगर आप किसी को लीज पे देते हैं तो लीज के केस में आपका 2% की रेट से टीसीएस आएगा। लीज के केस में जो भी लीज रेंट रहेगा उस पर 2% की रेट से टीसीएस आएगा। उसके बाद 1F को कैसे याद रखवाया था मैंने? फरारी। अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो और मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा का है, तो 10 लाख से ज्यादा की अगर मोटर व्हीकल है तो बायर से क्या करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करता है। 1G क्या होता है? जी का मतलब मैंने बताया था, घूमने जा रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, कोई ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम ले लेते हो, मींस इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, उसके लिए कुछ पैकेज लिया तो उस पर 5% की रेट से टीसीएस आता है। या फिर इंडिया के बाहर आप कुछ पैसा रेमिट कर रहे हो अंडर द LRS स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसमें 7 लाख से ज्यादा इंडिया के बाहर अगर आप रेमिट कर रहे हो तो 7 लाख के ऊपर वाला जितना भी अमाउंट रहेगा उस पर आपका टीसीएस आएगा 5% की रेट से। लेकिन अगर वो एजुकेशनल लोन वाला पैसा है तो उस पे आपको पता है 0.5% की रेट से टीसीएस आता है। और ये सेक्शन 1H ये बोलती है कि अगर कोई भी बायर है जो गुड्स परचेज कर रहा है, और गुड्स कौन सा होना चाहिए? जो यहां पे 1 से लेके 1G में कवर नहीं हो रहा,
मतलब ऊपर वो गुड्स कवर नहीं हो रहा, और अगर कोई बायर है जिसका लास्ट ईयर, सॉरी कोई सेलर है, उस सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, और सेलर गुड्स को सेल करता है और इस बार कंसिडरेशन जो कलेक्ट कर रहा है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख है उस पे 0.1% की रेट से टीसीएस आएगा करके। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के ये टीसीएस की सेक्शन है, छोटी छोटी सेक्शन से आपको मैंने रिवाइज कराई। अब कितना याद रहा कितना नहीं रहा देखते हैं इस क्वेश्चन में। आ जाइए सब लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किशोर एंड सन्स इज अ डीलर ऑफ द कोल। ये कोल का डीलर है, और कोल के केस में एक बात बताओ, टीसीएस आता है 206C सबसेक्शन 1 में, क्योंकि मैंने बोला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स करके, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप और मिनरल में कौन, कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, उनके केस में टीसीएस आता है 206C सबसेक्शन 1 में। किशोर एंड सन्स इज अ डीलर ऑफ कोल एंड इट्स टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज अ 12 करोड़। लास्ट ईयर का टर्नओवर इनका 12 करोड़ रुपया है। The state government of Hyderabad granted a lease of the coal mine to the Kishore and Sons on 1/5/2022 and charged the 11 करोड़ रुपीस फॉर द लीज। यहां पे हैदराबाद गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो कोल माइन है उसको लीज पे दिया किशोर एंड सन्स को, और उसके लिए उन्होंने 11 करोड़ रुपीस है जो चार्ज किया है, 11 करोड़ रुपीस है वो चार्ज किया है। किशोर एंड सन्स सोल्ड कोल ऑफ 95 लाख टू द बीएससी एंड कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। तो 22-23 में उन्होंने 95 लाख रुपीस का कोल है वो बीएससी एंड कंपनी को सेल किया है। एंड XYZ लिमिटेड परचेज अ कोल ऑफ 55 लाख फ्रॉम द किशोर एंड सन्स फॉर द ट्रेडिंग पर्पस इन द जुलाई 2022। तो एक बात बताओ, इस साल हुआ क्या कि जो ये किशोर एंड सन्स है ना, इन्होंने कोल 2 को सेल किया है। किस किस को सेल किया है? तो अगर मैं बात करूं किशोर एंड सन्स है, इन्होंने जो कोल सेल किया है वो 2 पार्टियों को सेल किया है, एक तो तुम्हारा बीएससी एंड कंपनी को, और एक तुम्हारा XYZ एंड कंपनी है, XYZ लिमिटेड या कंपनी क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड है उसको भी उन्होंने कोल सेल किया है। कितने का किया है? तो पहले वाले को 95 लाख रुपीस का कोल सेल किया है, दूसरे वाले को 55 लाख रुपीस का कोल है वो सेल किया है। चलिए आगे क्या दे रखा है, टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज द 12 करोड़ रुपीस। उसका 12 करोड़ का जो XYZ लिमिटेड है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 12 करोड़ था। आगे क्या दे रखा है, पेन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय द बायर एंड सेलर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को पैन कार्ड उन्होंने दे दिया। एंड डिटेल ऑफ द सेल टू एंड पेमेंट फ्रॉम बीएससी एंड कंपनी बाय किशोर एंड सन्स आर एज फॉलोज। किशोर एंड सन्स को टोटल आपने 95 लाख रुपीस का सेल किया है, और उसने आपको पेमेंट कैसे दिया, आपका बिल का डेट क्या है, तो ये बिल का डेट है, ये पेमेंट का डेट है। पहले सबसे पहले 35 लाख है वो अमाउंट है, उसके बाद 25, उसके बाद 8, उसके बाद 15, इसके बाद 12, तो टोटल आपका 95 लाख हो जाएगा अगर आप इसकी टोटल करोगे। टर्नओवर ऑफ बीएससी एंड कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज 11 करोड़। ये जो बीएससी एंड कंपनी है उसका भी लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, मींस 11 करोड़ है। The above amount were credited to the Kishore and Sons account in the books of BSE and company on the date of the sale. Means BSE and company ने परचेज किया है तो वो एंट्री पास उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन ये सेल की एंट्री है, तो जिस दिन सेल कर रहे हैं उसी दिन परचेज कर रहे हैं। मींस जो एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू लाइक किशोर एंड सन्स, क्योंकि उससे परचेज कर रहे हैं तो उसी दिन ये क्रेडिट कर रहे हैं अकाउंट। आगे दे रखा है इन्होंने कि BSE and company furnish a declaration to Kishore and Sons that coal is to be utilized for the generation of the power। यहां पे जो BSE and कंपनी है वो BSE and कंपनी ने किशोर एंड सन्स को एक डिक्लेरेशन दिया है कि ये कोल पावर जनरेशन में यूज होने वाला है। एक बात बताइए, पावर जनरेशन में जब कोल यूज होने वाला है तो मैं बताऊं या किशोर एंड सन्स BSE से 206C सबसेक्शन 1 है उसमें TCS नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाला पर्सन अगर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि ये जो गुड्स है वो अनदर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला है या पावर जनरेशन में यूज होने वाला है, तो वहां पे 206C सबसेक्शन 1 में TCS नहीं आएगा करके। ठीक है, बट इस केस में आपका 206C सबसेक्शन 1 में TCS आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला MCQ क्या है, who is required to deduct or collect tax at source in respect of lease of coal mine by the state government of Hyderabad to the Kishore and Sons and what rate। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि TCS या TDS कौन कलेक्ट करेगा, डिडक्ट करेगा जो कोल माइन लीज पे दी है। एक बात बताओ, मैंने आपको यहां पे सेक्शन बताई थी 206C सबसेक्शन 1 के बाद एक 1C बताई थी, और 1C क्या बोलती है कि अगर आप टोल प्लाजा है या पार्किंग लॉट है या माइंस एंड क्वेरी किसी को लीज पे देते हैं तो आपको पता है 2% की रेट से TCS कलेक्ट होता है।
और टीसीएस में क्या होता है ना, जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा है वो बंदा आगे वाले से टैक्स भी कलेक्ट करेगा। तो यहां पे जो आपकी हैदराबाद गवर्नमेंट है, वो हैदराबाद गवर्नमेंट किशोर एंड सन से 2% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगी अंडर सेक्शन 206C(1)(c) के अंदर करके, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द आपका 2% की रेट से टीसीएस है वो कलेक्ट होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 2% ऑन द 11 करोड़ रुपीज। सो हियर गाइस ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। 2 क्या बोलता है, इज किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन विद द बीएसई एंड कंपनी, इफ यस देन व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। एक बात समझिए, इन्होंने पूछा है कि किशोर एंड सन्स को क्या टीसीएस कलेक्ट करना है क्या बीएसई एंड कंपनी को जो सेल किया। एक बात बताओ, जब बीएसई एंड कंपनी को जब सेल किया 95 लाख का, तो क्या टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं। तो मैं बताऊं 206C सबसेक्शन 1 में तो टीसीएस नहीं आएगा क्योंकि आगे वाले ने डिक्लेरेशन दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या और किसी सेक्शन में टीसीएस आएगा क्या, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि आगे वाले ने डिक्लेरेशन दिया है। क्या 1H में आएगा या नहीं आएगा, मैं बता दूं 1H में भी नहीं आएगा। 1H में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1H में ऐसा लिखा हुआ है कि जो गुड्स ऑलरेडी सबसेक्शन 1 में 1C 1F 1G में कवर हो जाता है उस पे 1H नहीं आता। तो जो ये कोल है, कोल लिग्नाइट आयरन ओर है, वो ऑलरेडी सबसेक्शन 1 में कवर हो जाता है, और जब सबसेक्शन 1 में कवर हो जाता है तो यहां पे 1H में टीसीएस नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैं बोलूं यहां टीसीएस तो नहीं आएगा, इसमें टीसीएस है वो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हियर दिस आंसर विल बी नो, किशोर एंड सन्स इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स, उसको टीसीएस है वो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले का आंसर जो है वो आपका ए है एंड दूसरे का आंसर जो है दैट विल बी योर डी आंसर। चलिए तीसरा, is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of sale transaction with the XYZ Limited? If yes, then what is the amount of tax to be collected? एक बात बताइए, क्या किशोर एंड सन्स ने जो XYZ लिमिटेड को गुड सेल किया, कोल सेल किया, क्या उस पर टीसीएस आएगा? आंसर इज यस आएगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहा है, ना तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा है, ना ही वो किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा है। तो यहां पे बेटा 206C सबसेक्शन 1 में टीसीएस आएगा एट द रेट 1%। तो 1% की रेट से टीसीएस आएगा, किशोर एंड सन्स कलेक्ट करेगा। तो 55 लाख पे अगर आप 1% करेंगे, सो 55 लाख पे 1% कम्स टू द 55,000। तो 55,000 है वो आपका टीसीएस का अमाउंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। Is BSE and company required to deduct TDS in respect of purchase transaction with the Kishore and Sons? If yes, then when and what is the amount of tax to be deducted? एक बात बताओ, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई BSE and company को जब ये 95 लाख का सेल किया तो यहां पे टीसीएस तो नहीं आया। 206C सबसेक्शन 1 में इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे वाले ने डिक्लेरेशन दे दिया। 1H में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये गुड्स ऑलरेडी 1 में कवर हो रहा है। तो क्या टीसीएस तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या बीएसई एंड कंपनी जब इसको पेमेंट करेगी या क्रेडिट करेगी तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? क्या बीएसई एंड कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है? क्योंकि आप यहां देखोगे, यहां पे दे रखा है कि बीएसई एंड कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 11 करोड़ है। तो बेटा बीएसई एंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा पता है? 194Q में टीडीएस काटना पड़ेगा 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.1% की रेट से। जो भी 50 लाख के ऊपर वाला अमाउंट है उस पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q। लेकिन सर एक बात बताइए, टीडीएस कब कटता है? तो टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ द परचेज और पेमेंट विच एवर इज लाइक एट द टाइम ऑफ द क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब जब आप पेमेंट करते हो या क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। तो एक बात बताइए, सबसे पहली चीज जो 35 लाख का है इस पे तो कोई भी टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि 50 लाख तक टीडीएस नहीं आता। उसके बाद में 194Q में 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख के ऊपर वाले पे आएगा। अब एक बात समझना, इस 25 लाख में से 15 लाख पे तो कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। On 15 lakh there is no TDS, but guys जो रिमेनिंग 10 लाख रुपीज रहेगा, इस रिमेनिंग 10 लाख पे टीडीएस आएगा। और कौन सी रेट से आएगा? दैट इज एट द रेट 0.1% की रेट से आएगा। और एक बात बताओ, कौन सी डेट को टीडीएस काटना रहता है? पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पेमेंट की डेट है वो आपकी ये वाली है, क्रेडिटिंग द पार्टी की डेट ये वाली है, विच एवर इज अर्लियर आपकी 30 जून होगी। तो 30 जून को 10 लाख पे 0.1% की रेट से टीडीएस आएगा। उसके बाद में इस 8 लाख पे भी टीडीएस आएगा, आंसर इज यस। इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, 0.1% है वो, सब जगह आपका 0.1% की रेट से टीडीएस है वो आएगा। और एक चीज समझना,
कौन सी डेट को आएगा, विच एवर इज अर्लियर वाला डेट। तो 25 नवंबर और 25 अक्टूबर में, अक्टूबर इज अर्लियर तो अर्लियर अक्टूबर वाला। 20 जनवरी एंड 22 जनवरी, 20 जनवरी इज अर्लियर तो 20 जनवरी वाला। एंड बेटा 15 फेब इज अर्लियर तो 15 फेब वाला। यहां पे आपका ऐसे जो है वो टीडीएस आएगा। होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आंसर इज यस। तो आप एक काम करेंगे कि टीडीएस आएगा तो सबसे पहला जो है वो आपका टीडीएस आएगा 1000 का, और वो 1000 का टीडीएस है वो आपका कौन सी डेट को आएगा, 30 जून को आएगा। तो 30 जून को 1000 कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, आई थिंक ए में दे रखा है, या सो ए में 30 जून को आएगा 1000। उसके बाद 800 आएगा 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को 800। सो आई थिंक ए विल बी द राइट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका ए है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, Assume for the purpose of this MCQ, BSE's turnover for the previous year 21-22 was the 9 crore. Who will be required to deduct or collect tax at source in respect of transaction between the Kishore and Sons and BSE and Company and what rate? अगर मान लो BSE and Company का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 9 करोड़ होता, तो एक बात बताओ यहाँ 194 क्यू में टीडीएस नहीं आता, 194 क्यू में टीडीएस नहीं आता, उसके साथ साथ में 206C सबसेक्शन 1 में टीसीएस नहीं आएगा क्योंकि डिक्लेरेशन दी है, एज वेल एज 206C सबसेक्शन 1H में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 में ऑलरेडी ये गुड्स कवर हो रहा है तो उस पे 1H में नहीं आएगा, तो ना तो टीडीएस आएगा ना टीसीएस आएगा। सो गाइज राइट आंसर विल बी द डी, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगर मैं आपके आंसर की बात करूं तो पहले का आपका आंसर राइट था ए, दूसरे का है डी, तीसरे का है आपका ए, चौथे का है आपका ए, एंड पांचवे का आपका जो है दैट विल बी द डी। तो चेक करते हैं आपके आंसर सही है या गलत है करके, ठीक है। तो चलिए अगर अपन इसके आंसर चेक करें, सो गाइस हियर पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर डी है, तीसरे का ए है, चौथे का ए है और पांचवे का डी है। दैट इज योर राइट आंसर। एक बात बताओ, ये जो केस सिनेरियो एमसीक्यूज था ये इजी नहीं था, इट इज अ रियली डिफिकल्ट करके। टीडीएस टीसीएस नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीए इंटरमीडिएट में तो ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं, बट बाबू ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, अगर कभी आ गया एग्जाम में तो हिला डालेगा करके, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू है जिसने आपको हिला डाला होगा पहले ही बारे में कि सर क्या प्रिपरेशन किया था और क्या ये आया है, बट डोंट वरी एग्जाम में अच्छा आएगा, डोंट वरी, टेंशन मतलब। आईसीआई बहुत बार ऐसा जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देती है आरटीपी में, जिससे कि बच्चों को पता चले कि एकदम हिला डाला ना वैसा वाला करके, ठीक है। चलिए अब आप देखो इजी इजी क्वेश्चन है, आगे आगे तो आप देखोगे आपको लगेगा अरे सर ये तो हमको आता था। चलिए आगे क्या दे रखा है, मिस्टर विराट एज अ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई which is let out to Mr. Sumit for the acquisition of this house. Mr. Virat has taken the loan of 30 lakh at the rate 10% on 1/4/2016. उसने घर खरीदने के लिए 30 लाख का लोन लिया था 10% पर एनम की रेट से 1/4/2016 को। He has further taken a loan of 5 lakh at the rate 12% per annum on 1st July 2022 current year में towards the repair of the house. He was not repaid any amount of loan so far. The amount of interest deduction under section 24B to Mr. Virat for the assessment year 23-24 if he opted the provision of section 115 BAC. अगर वो 115 BAC ले रहा है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। एक चीज समझना, पहली चीज तो ये कि यह हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। राइट आंसर इज लेट आउट है। विराट का घर है, उसने सुमित को भाड़े पे दे रखा है, तो प्रॉपर्टी लेट आउट है। एक बात बताओ, लेट आउट के केस में इंटरेस्ट की कोई भी लिमिट नहीं होती, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट की लिमिट होती है। और इंटरेस्ट की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कैसा होता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन इज टेकन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड इफ इट इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। अगर वो उस केस में आता है तो मैक्सिमम 2 लाख, अदरवाइज मैक्सिमम 30,000, बट वो एसओपी में लिमिट है, एलओपी में कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 115 बीएसी लेते हो तो देखो एसओपी में तो इंटरेस्ट अलाउ होता ही नहीं, बट बेटा एलओपी में हो जाएगा। और एलओपी में कितना अलाउ होता है, डीएलओपी में जितना इंटरेस्ट है वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट एक चीज की है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होते। अगर आप 115 बीएसी लेते हो तो 115 बीएसी लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होते। आपको तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात की है, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका एक तो तुम्हारा बेटा जो 30 लाख रुपीस का जो लोन था उस 30 लाख का 10% की रेट से 1/4/2016 को लिया है, तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो 3 लाख आ जाएगा। और दूसरा आपने रिपेयर के लिए 5 लाख रुपीस का लोन लिया है, तो 5 लाख का लोन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 9/12 होगा। तो यहां पे क्या होगा,
5 लाख रुपीस का आपका लोन है, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 45,000। तो बेटा यहाँ पे टोटल 3,45,000 का इंटरेस्ट है, तो पूरा 3,45,000 का इंटरेस्ट है वो आपका अलाउ हो जाएगा करके, ठीक है। सो हियर आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो सी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषभ, एज 65 years, is resident in India, has a total income of 4.5 crore, 4.5 करोड़ का इनकम है, कंप्राइजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 85 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 है वो 75 लाख है, एंड अदर इनकम है वो 2 करोड़ 90 लाख है। व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24? अज्यूम दैट ऋषभ हैज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मान लो उसने 115 बीएससी लिया है, तो एक काम करिए ना, आपकी इनकम कौन कौन सी है? तो एक तो तुम्हारा एलटीसीजी 112 वाला है जो 20% से टैक्सेबल होता है, वो कितना है? 85 लाख बाबू। उसके बाद में तुम्हारा एलटीसीजी 112A वाला है एट द रेट 10% से टैक्सेबल होता है, वो कितना है? 75 लाख। और उसके बाद में तुम्हारा अदर इनकम है, अदर इनकम है वो आपका 2 करोड़ 90 लाख है। अब एक बात बताइए, पहले तो आपका 4 करोड़ 50 लाख माइनस 85 लाख माइनस 75 लाख, तो 290 आ गया। अब एक बात बताओ, पहले वाले पे टैक्स कौन सी रेट से लगेगा? 20%। सो आप 85 लाख पे सीधा 20% से टैक्स लगा दो, तो 85 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, इट्स कम्स टू द 17 लाख रुपीस। तो यहां पे आपका टैक्स है वो 17 लाख रुपीस आया। अब एक बात बताइए, दूसरा वाला 75 लाख, बट एक बात बताओ, ये 112 वाला जो कैपिटल गेन होता है ना, उसमें 1 लाख के ऊपर वाले पे टैक्स लगता है, तो 74 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 74 लाख का आप 10% कर दीजिए, 74 लाख का आप 10% कर दीजिए, इट्स कम्स टू द 7,40,000 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपका 2 करोड़ 90 लाख जो है वो 2 करोड़ 90 लाख है, उस पे आपको स्लैब रेट से टैक्स लगाना है, लेकिन आप 115 बीएससी ले रहे हो, तो 115 बीएससी लेते हो तो वो आपके स्लैब रेट 5%, 10%, 15%, 20% वाला वो हो जाएगा करके, ठीक है। तो देखिए उसमें अगर 2 करोड़ 90 लाख पे अगर मैं टैक्स निकालने जाऊंगा तो मुझे बताइए टैक्स कितना आएगा? तो अप टू 2,50,000 तक कुछ नहीं आएगा, 2,50,000 से 5 लाख तक आपका कितना आएगा? 12,500। और ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये सीनियर सिटीजन है, तो क्या 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा? बाबू नहीं मिलेगा। भले सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 115 बीएससी को ले लेते हो तो आपको कोई भी हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, 2,50,000 ही मिलता है। तो 2,50,000 से 5 लाख तक कितना हो गया? 12,500। उसके बाद बेटा आपका 5 लाख से लेकर 7,50,000 तक आपका 10% मीन्स कितना आ जाएगा? 25,000। उसके बाद में आपका 37,500, उसके बाद में आपका 50,000, 50,000 मतलब आपका 20% तक आ गया, 20% तक 50,000। और उसके बाद में 62,500, 62,500 मतलब आपका कहां तक आ गया? 15 लाख तक हो गया। अब एक बात बताइए, 15 लाख के ऊपर वाला कितना है? तो 2 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ 90 लाख माइनस 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 82,50,000। तो इतना आपका टैक्स आ गया। अब एक बात बताइए, 8250 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, इट्स कम्स टू द 84,37,500। अब एक बात बताओ, सरचार्ज कैसे आएगा? तो सरचार्ज कैसे आएगा? तो सरचार्ज देखना पड़ेगा, क्या आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस, इनकम इज 4.5 करोड़। तो भैया 4.5 करोड़ मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा है, तो 2 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है तो आपको सरचार्ज कितना लगता है? पता है? 25%। लेकिन आपको पता है कि जो एलटीसीजी 112 वाला है, एलटीसीजी 112A वाला है, एसटीसीजी 111A वाला है, या फिर डिविडेंड का इनकम है, उस पर जो टैक्स आएगा ना, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% लगेगा। लेकिन सर अदर इनकम जो है, वो अदर इनकम आपको देखनी पड़ेगी, क्या अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़? आंसर इज यस, अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। तो इस पे जो सरचार्ज आएगा वो 25% से आएगा। तो एक काम करिए ना, इस पे आप 25% की रेट से सरचार्ज लीजिए, इसकी टोटल करके आप इस पे है वो 15% की रेट से सरचार्ज लीजिए, और फिर आप उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे आपका 82,50,000 में ये सब जोड़ दिया था, 84,37,500 प्लस 25%,
और इसमें फिर आप एक काम करिए, 17 लाख को जोड़ दीजिए प्लस 7,40,000 को जोड़ दीजिए। ओ भाई सब गड़बड़ कर दिया ना मैंने। तो एक काम करते हैं, 84,37,500 प्लस 25%, तो ये आता है आपका 10546,875। और दूसरा 17 लाख प्लस 7,40,000 प्लस 15%, ये आता है 28,06,000। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपका 10546,875 प्लस 28,06,000 प्लस 4%, तो मेरा तो आया 138,86,990, 138,86,990। सो दिस विल बी द राइट आंसर, बी, 7 का बी, 7 का बी विल बी द राइट आंसर। मतलब आपने इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकाला, उसमें 25% सरचार्ज, क्योंकि ये इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, और बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड किया, तो बी। एक बार आंसर देख लेता हूं सही है या नहीं है। तो चलिए, अपना कितना हो गया था, 1 2 3 4 5 हो गया था, 6 का सी था और 7 का बी था। यस, डन हो गया। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए सब लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। मिस्टर ए एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेडिंग ऑफ द टॉयज हैड एक्वायर्ड अ मोटर व्हीकल ए फॉर द 4 लाख ऑन 20th August 2020। 20th August 2020 को उन्होंने खरीदा था, कितने में पता है, 4 लाख में, मोटर व्हीकल ए। पुट टू यूज ऑन 4th October 2021। एक बात बताइए, खरीदा था 2020-21 में, लेकिन पुट टू यूज किया 21-22 में, और पुट टू यूज 21-22 में आप देखोगे लेस देन 180 डेज है। कितना, 180 लेते हैं, 182 लेते हैं, 180 डेज। सो लेस देन आपका 180 डेज है, क्योंकि 4th अक्टूबर या उसके बाद में पुट टू यूज किया, लेकिन बाबू एक्वायर इस साल में किया था। एक बात बताओ आपको, अगर याद रहेगा वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी असेट है वो एक्वायर्ड इस साल की, और इसी साल अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है, तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर इस साल एक्वायर की और पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर किया है और वो भले लेस देन 180 डेज है, तो भी आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। याद आया कि नहीं आया, ये मैंने समझाया था, याद आया कि नहीं आया, आया। तो यहां पे बेटा आपने एक्वायर्ड इस साल किया है 2021, पुट टू यूज 21-22 में किया है, भले लेस देन 180 डेज है, तो भी बेटा यहां पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो फुल रेट से मिल जाएगा। इन द प्रीवियस ईयर 21-22 में डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा। उसके बाद अनदर मोटर व्हीकल बी फॉर द 3 लाख रुपीज ऑन 19 Feb 2021। ये भी आपने जो खरीदा वो 2021 में खरीदा, बट पुट टू यूज ऑन द 3rd September 2021। तो 3rd September 2021, इसका मतलब बेटा इसका डेप्रिसिएशन है वो भी 21-22 में मिलेगा। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन आपको 21-22 में मिलेगा। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है। ऑन 1/4/2021 Mr. A took a vehicle loan of the 5 lakh at the rate 10% per annum and acquired a motor vehicle C for the 5 lakh on the 31st May 2021 and put to use on the 30th June 2021। यहां पे आपने एक व्हीकल लोन लिया है 5 लाख का, और उसी से आपने 5 लाख का जो है वो व्हीकल सी खरीदा। एक बात बताइए, अगर आपको याद रहेगा एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, और एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने ये समझाया था कि अगर कोई भी लोन लेके असेट खरीदते हो, तो जब तक असेट पुट टू यूज होती है ना, तब तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जब तक असेट पुट टू यूज होती है तब तक का इंटरेस्ट है वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, आपने यहां पे जो लोन लिया है वो 1 अप्रैल 2021 को लिया है असेट खरीदने के लिए, सी असेट खरीदी आपने, और इसको पुट टू यूज किया 30 जून 2021 को। तो एक मैं बात बताऊं, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट है वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 3 महीने का जो इंटरेस्ट है दैट यू हैव टू कैपिटलाइज, उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा करके। ठीक है, आगे क्या दे रखा है। ऑन 30th जुलाई 2022, मतलब करंट ईयर की बात हो रही है, द सेम व्हीकल सी वॉज सोल्ड फॉर 5.5 लाख। इस व्हीकल को आपने बेच दिया 5.5 लाख रुपए में, एंड री एक्वायर इट ऑन द 28 अगस्त 2022। वापस उसको री एक्वायर कर दिया 6 लाख में।
Assume the above mentioned asset are the only asset in the block of asset of Mr. A. What would be the total depreciation claim under section 32 for the previous year 22-23? इस साल में आपका डेप्रीशिएशन कितना आएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है। स्वीट तो नहीं बोल सकते करके, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने एक ही साथ में इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए डेप्रीशिएशन का सब कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, प्रीवियस ईयर 21-22 में आपके पास कौन कौन सी असेट थी? उसमें एक तो तुम्हारा व्हीकल ए था और ए पे डेप्रीशिएशन मिलेगा। ए व्हीकल कितने का खरीदा था आपने? 4 लाख का खरीदा था, ठीक है। उसके बाद व्हीकल बी और खरीदा था, और व्हीकल बी जो आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपीस। उसके बाद आपने व्हीकल सी भी खरीदा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, व्हीकल सी जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था? सी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सी, वो तो आपका 5 लाख है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो आपका 5 लाख रुपीस का लोन था और उस पे आपका इंटरेस्ट का रेट क्या है? तो 5 लाख रुपीस का लोन पे इंटरेस्ट का रेट है वो आपका 10% है, और आपका 3 महीना डिवाइड बाय 12 तो कितना आता है? एक बात बताइए, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू 12,500। सो टोटल कम्स टू 5,12,500 है। इतना आपका कॉस्ट बन जाएगा उस व्हीकल का, 5,12,500 ये कॉस्ट बन गया। तो यहां ब्लॉक में मैं कितना लूंगा? 5,12,500। अब एक बात बताइए, 21-22 में और कुछ नहीं हुआ, 3 असेट आपने जो खरीदी पहले खरीदी थी उस पे भी 21-22 में पुट टू यूज किया, तो 21-22 में यू विल क्लेम द डेप्रीशिएशन। तो एक बात बताइए, 5,12,500 प्लस 7 लाख, इट्स कम्स टू द 12,12,500 आया। अब एक बात बताइए, इस पे पहले डेप्रीशिएशन लेंगे प्रीवियस ईयर 21-22 का, तो 21-22 का डेप्रीशिएशन 15% आ जाएगा, 1,81,875। तो इसको आप लेस कर देंगे तो आपके पास में 10,30,625 आ जाएगा। डेप्रीशिएशन की रेट है वो अपन ने 15% लिया, मोटर व्हीकल नॉर्मली 15% की रेट से जाता है, तो 15% आपकी डेप्रीशिएशन की रेट रहेगी। ये आपका इस साल का स्टार्टिंग वाला WDV आ जाएगा। अब एक बात समझना, इस साल में क्या हुआ, एक व्हीकल सी के साथ में दंगा हुआ। सी आपने पहले तो बेच दिया, और बेचा कितने में? 6 लाख में, और उसको बेचा उसको 5.5 लाख में, और वापस उसी सेम व्हीकल को आपने खरीदा 6 लाख में। आपने बेचा 5.5 लाख में और सेम व्हीकल को आपने जो खरीदा वो 6 लाख में खरीदा। क्वेश्चन यहां पे आता है एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? आपको पता है जो मैंने एक्चुअल कॉस्ट आपको सिखाई थी, अगर आप अपना वो वाला बुक देखेंगे जिस बुक में मैंने सिखाई थी, सर कहां सिखाई थी बताइए दो हमको करके एक्चुअल कॉस्ट के बारे में, तो मैं बताऊं मैंने बहुत ही एग्जॉस्टिव वे से आपको पढ़ाया था, और एग्जॉस्टिव वे से पढ़ाया उसमें आपको पता है मैंने सब चीजें आपको लिखवा के दी थी। और लिखवा के दी थी, कहां लिखवा के दी थी मैं बताऊं? देखो आपको मैंने लिखवा के दी थी, अगर आप अपनी बुक में जाएंगे तो वहां पे मैंने एक्चुअल कॉस्ट समझाया हुआ है, और एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने आपको समझा रखा है कहां समझा रखा है आपको पता है? ये वाला पॉइंट याद करो, पॉइंट नंबर 6 लिखवाया था आपको, और मैंने ये एग्जांपल दिया था। मैंने आपको लिखवाया था कि इफ एनी असेट इज ट्रांसफर बाय एसएससी एंड आफ्टर सम टाइम रीएक्वायर्ड बाय सेम एसएससी, सेम असेट है वो सेम एसएससी वापस क्या करता है? रीएक्वायर्ड कर लेता है। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेते थे? WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, जब ट्रांसफर किया था WDV क्या था, और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। ब्लॉक में आप ऐड किससे करोगे कि भैया WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो देखिए राकेश ने आपको पता है जतिन को ट्रांसफर किया था, जतिन ने किरण को किया था, किरण ने राज को किया था, राज ने बीबी को किया था, और बीबी वापस राकेश को कर देता था। तो मैंने बोला यहां जो WDV थी और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो मुझे बताइए यहां पे जो MTP वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नॉट MTP, RTP वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये असेट को बेच रहा है। मुझे एक बात बताइए, और इस साल में बेच रहा है 22-23 में, तो उस टाइम पे उसकी WDV क्या थी? तो मैं बताऊं, देखो लास्ट ईयर ये असेट 5,12,500 में खरीदा था, और 5,12,500 में से 15% का आप डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, तो बेटा 5,12,500 माइनस 15% करेंगे तो आपका 4,35,625 आ जाएगा।
ये WDV है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो आपका ये WDV है 435 625 एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड योर WDV। अब एक बात बताओ, इतने पे उसने उस टाइम WDV थी और उसने रीएक्वायर्ड कितने पे की है, उसने रीएक्वायर्ड की है 6 लाख पे। एक बात बताओ, आपके ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से जुड़ेगा? तो ब्लॉक में जो जुड़ेगा वो 435 625 से जुड़ेगा, क्योंकि 6 लाख और 435 625 विच एवर इज लोअर। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं परचेज और फिर लेस करते हैं सेल। तो बेटा यही असेट सेल हुई थी, यही आप असेट आपकी परचेज हुई, तो आपने जो परचेज किया उस टाइम इसकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी 435 625, और बेटा आपने सेल किया, तो सेल कितने में किया था आपने जो सेल किया था 5,50,000, तो 5,50,000 आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दिस इज कॉल योर WDV। तो देखिए आपका 10,30,625 प्लस 435,625 माइनस 5,50,000, इट्स कम्स टू द 9,16,250, और इस पे फिर आप 15% की रेट से इस साल का डेप्रीशिएशन ले लीजिए, तो इट्स कम्स टू द 1,37,437.5, या अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 1,37,438 है, इतना इस साल डेप्रीशिएशन आ जाएगा 1,37,438। सो सी इज द राइट आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर इसकी बात करेंगे तो आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना? देखो कहां कहां कंसेप्ट पड़े हुए थे और कहां कहां ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि मिसेज रोमा इज अ इंडियन सिटीजन एंड अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग विद द इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क करती है। एक बात समझना, इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क करती है, भले वो कोई भी हो, अगर इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होता है तो उसको सैलरी जो मिलेगा ना वो हमेशा इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है, और वो हमेशा टैक्सेबल होगा। शी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। आपसे पूछा क्या, पहले वो मैं बता देता हूं। Determine the gross total income of the Roma for the assessment year 23-24, ignoring the provision of section 115 BAC on the assumption that she is a resident but not ordinarily resident in India or a non-resident in India। उसकी इनकम निकालनी है कि अगर वो R but NOR है। एक बात बताओ, R but NOR है तो क्या होगा और NR है तो क्या होगा? यहां ऐसा नहीं पूछा R and OR है तो क्या होगा। अगर R but NOR है तो क्या होगा और NR है तो क्या होगा। एक बात समझना आप लोग हमेशा, एक चीज तो है, अगर आप आर एंड ओ आर होते हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है, बट अगर आप आर बट एन ओ आर हो तो आपकी इंडिया की इनकम तो टैक्सेबल होगी ही। फॉरेन की वही वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। फॉरेन की वही इनकम टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है। चलिए सबसे पहले मैं बताऊं, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड देयर। अगर मान लो वो मलेशिया में सर्विस दे रहा है, उसको सैलरी इनकम मिला, तो सैलरी इनकम जो मिला ना वो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो किसी के लिए भी टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इंडियन इनकम माना जाता है, दोनों के लिए टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन द ओडिशा, ओडिशा इंडिया की जगह ओडिशा करके, ठीक है, तो ओडिशा इंडिया में मतलब बिजनेस इंडिया में हो रहा है, तो ये इंडियन इनकम है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद में लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ कैरिड इन बड़ौदा, बड़ौदा का लॉस है। एक बात बताओ, इंडिया का बिजनेस है तो इंडिया का लॉस है, इंडिया का बिजनेस का गेन होता तो टैक्सेबल होता, तो लॉस है तो वो भी अलाउ हो जाएगा, तो दोनों के लिए अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन द पेरिस, पेरिस में बिजनेस कर रहे हैं, इनकम इज अर्न एंड रिसीव्ड इन सिडनी एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम पेरिस। अब एक बात बताओ, यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज कैरिड इन पेरिस, पेरिस में बिजनेस है, इनकम इज अर्न देयर एंड बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम पेरिस ओनली। तो एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम जो है होती है वो बेटा सिर्फ आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल तभी हो सकती है जब अगर वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यहां बिजनेस कंट्रोल नहीं है इंडिया का, तो बेटा किसी के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा, दिस इज नॉट टैक्सेबल फॉर एनी पर्सन। उसके बाद में अगर आर एंड ओ आर होता तो टैक्सेबल हो जाता, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन कैनेडा, दो प्रॉफिट आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम द देहरादून। एक बात बताओ, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम देहरादून है, तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम देहरादून है, तो एक बात बताइए, यहां पे आर एंड ओ आर के लिए तो सब टैक्सेबल होता, बट आर बट एनओआर के लिए ये जो टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम देहरादून, बट एनआर के लिए ये कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन द कनाडा, तो कनाडा का बिजनेस है वो, एक बात बताओ, कनाडा का बिजनेस का लॉस है वो आर बट एनओआर को मिल रहा है, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा आर बट एनओआर को, बट इसको एनआर को नहीं मिलेगा बिकॉज दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया का बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है,
अब दिल्ली से कंट्रोल है, तो दिल्ली से कंट्रोल है तो बेटा आर बट एनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। एंड 60% ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन बैंक इन इंडोनेशिया एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। तो 40% इंडिया में रिसीव हो रहा है, वो तो इंडियन इनकम हो गई, तो वो तो एनआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। कितना 40% है वो एनआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द कनाडा रिसीव्ड इन कनाडा। हाउस प्रॉपर्टी कनाडा में, रेंट रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, ये फॉरेन इनकम हो गई, तो फॉरेन इनकम है वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती, दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। आर एंड ओ आर होता तो उसके लिए टैक्सेबल होती करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश ओनर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है आपको। The house has two independent unit. Unit 1 25% floor area is utilized for the purpose of his profession. एक बात बताओ, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आप अपने प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आप उसको इग्नोर करेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यूनिट 2 जिसका 75% फ्लोर एरिया है इज अ लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ 8500, तो ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है और कितना 75% एरिया है वो लेट आउट है, तो आप लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। लाइट एंड वाटर चार्जेस है, रिपेयर का खर्चा है, इसका कुछ भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर द प्रॉपर्टी है, वो इंटरेस्ट कंसीडर होगा। आकाश हैज टेकन द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अबव हाउस प्रॉपर्टी, ये भी लोन है वो कंस्ट्रक्शन का है वो आपका कंसीडर होगा। बट इसमें ध्यान रखना 75% एरिया है वही आप कंसीडर करोगे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगा, आप इसको करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11 करके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर सुरेश हैज अ सोल प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही ओन्स अ प्लांट ए एंड प्लांट बी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिसका 15% है, सो 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, प्लांट ए और बी है उसके पास। 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग वाला। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1/4/2022 इज 10 लाख, तो इसका ओपनिंग डब्ल्यूडीबी आपको दे रखा है 10 लाख। Plant B is transferred on 15th October 2022 for the 19 lakh. Expenditure on the transfer of plant B is a 20,000 rupees expenditure है, ट्रांसफर करने से प्लांट B को ट्रांसफर किया, उस पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस 20,000 है। प्लांट C रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिसका 15% है, इज परचेज ऑन 10 मार्च 2023 फॉर द 22 लाख। However, plant C is put to use on the 2nd September 2023, अगले साल पुट टू यूज हुआ है। बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश बिफोर क्लेमिंग एनी डेप्रिसिएशन इज 11 लाख, उसका बिजनेस इनकम 11 लाख है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, पहले मैं वो देख लेता हूं। तो फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई निकालना है। एक चीज समझना, जीटीआई निकालना है तो पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका बिजनेस का इनकम देखते हैं। तो बिजनेस का इनकम कितना है, तो बिजनेस का इनकम बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन है वो 11 लाख है। अब एक बात बताइए, कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है या नहीं वो चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रहेगा, अगर तो मैंने डेप्रिसिएशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा रखा है और आपने क्वेश्चंस भी किए थे हमने बहुत सारे डेप्रिसिएशन के, और मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का ब्लॉक ऑफ असेट में। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है दैट इज द 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज का आप ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। अब एक बात बताइए, इसमें अपन ऐड क्या करते थे पता, एक्चुअल कॉस्ट, याद आया आपको, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसमें पता 3 पार्ट में ऐड करते थे। एक तो असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, पुट टू यूज हुआ नहीं बट ब्लॉक में ऐड होता है। अगर कोई असेट है वो एक्वायर करते हो पुट टू यूज नहीं करते तो भी ब्लॉक में ऐड होता है। एक असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और एक असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज और मोर। तो इसमें एक असेट एक्वायर किया है इस साल में, उसको पुट टू यूज तो नहीं किया बट बेटा उसने एक्वायर तो किया है, ये 22 लाख में उसने एक्वायर किया है देखिए, और 22 लाख में उसने प्लांट सी एक्वायर किया है जो आपका 10 मार्च 2023 को इसी साल एक्वायर किया 22 लाख में। तो 22 लाख है वो आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसमें से हम क्या, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि पुट टू यूज अगले साल हो रहा है। इसमें से हम लेस करते थे, आपको पता है, मनी रिसीव्ड करके। मनी रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपका सेलिंग प्राइस है वो आप लेस कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस आप लेस करेंगे तो आपने एक असेट इस साल बेची है और वो 19 लाख में बेची है, तो 19 लाख आप लेस कर दीजिए। अब आप बोलेंगे इसका ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी है, उसका कुछ होगा क्या, आंसर इज नो। देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर कैपिटल गेन लगता तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है वो अपन कंसिडर करेंगे।
मींस कैप ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के टाइम पे कंसिडर होते हैं। कैपिटल गेन अगर लगता तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम, बट यहां पे कैपिटल गेन नहीं आ रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा नहीं है। अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा होती तो कैपिटल गेन होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट यहां पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं है। तो आप एक काम करेंगे कि यहां पे देखिए आपके पास कितना बच जाता है। तो आपके पास 10 लाख प्लस 22 लाख एंड माइनस 19 लाख, तो आपके पास में बच गया 13 लाख। एक बात बताओ, 13 लाख पे आपको डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। 13 लाख आपका आ गया WDV फॉर डेप्रीशिएशन। बट बाबू एक बात बताओ, इस साल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? जो असेट पुट टू यूज ही नहीं हुई है। तो एक बात बताइए, 13 लाख में आपकी एक असेट तो वो है जो असेट नॉट पुट टू यूज, असेट नॉट पुट टू यूज, और असेट नॉट टू पुट टू यूज कितना है? 22 लाख का है। एक बात बताओ, तो 22 लाख पे डेप्रीशिएशन थोड़ी 13 लाख पे, और 13 लाख पे भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊं, इस साल में आपको कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, ना तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन ना ही एडिशनल डेप्रीशिएशन करके, ठीक है। और एडिशनल डेप्रीशिएशन तो उस ईयर में मिलता है जिस ईयर में असेट पुट टू यूज करते हो। तो अगले साल आप पुट टू यूज कर रहे हो, अगले साल आपका डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। इस साल में आपको कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में देयर इज नो डेप्रीशिएशन। तो मैं बताऊं, आपका जो पीजीबीपी का इनकम है वो 11 लाख रुपीज हो रहेगा। तो 11 लाख रुपीज इज योर पीजीबीपी का इनकम करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सुरेश ने कुछ शेयर भी ट्रांसफर किए, उससे रिलेटेड डिटेल दे रखी है। On 1st March 2023, Mr. Suresh transferred the 900 equity share in the A Limited, जो unlisted share है, for 23,50,000. Mr. Suresh does not own any residential house property. This share were purchased on the 2nd April 2015 for 2 lakh, and to avail the benefit of exemption under different section, he made the following investment as on 1st May 2023. उसने unlisted share बेचे। अब एक बात बताओ, unlisted share बेचे तो क्या 112A लगेगा? 112A नॉर्मली लिस्टेड शेयर में लगता है, शेयर से वो लिस्टेड होने चाहिए और एसटीटी पे होना चाहिए, तो 112A लगता है। और 112A अगर कैलकुलेट करते हो तो वहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और एलटीसीजी टैक्सेबल होता है एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो ये मैं बताऊं, यहां 112A तो नहीं लगेगा, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अनलिस्टेड शेयर है, 2 साल से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा, और इंडेक्सेशन भी होगा। तो एक बात बताइए, यहां पे आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने 23,50,000 में बेचा है। तो सबसे पहले ले लीजिए 23,50,000, दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? तो एक बात बताइए, आपने 2 लाख रुपीस में खरीदा था, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 331 करंट ईयर का इंडेक्स, और जिस ईयर में खरीदा था 15-16 उसका इंडेक्स 254। तो एक काम करिए, आपका 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय 254, सो इट्स कम्स टू द आपका 2,60,000 एंड 629.9 है, तो 30 कर दीजिए। ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब आप ले लीजिए ग्रॉस एलटीसीजी कितना आया आपका, तो 2350 में से लेस कर देंगे तो 20,89,000 एंड 370 है, ये आपका ग्रॉस एलटीसीजी आया। अब आपने कहां कहां इन्वेस्ट किया पैसा? तो एक तो आपने एनएचआई बॉन्ड्स खरीदे 3 लाख के। एक बात बताओ, एनएचआई बॉन्ड्स खरीदते हैं, आरईसीएल बॉन्ड्स खरीदते हैं, पीएफसीएल आईआरएफसीएल बॉन्ड खरीदते हैं, तो 54 ईसी का एग्जेम्पशन मिलता है। बट ये एग्जेम्पशन तभी मिलता है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो। एक बात बताइए, यहां पे क्या आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो इमूवेबल प्रॉपर्टी हियर, दे हैव सोल्ड द शेयर्स। तो शेयर्स बेचा है तो 54 ईसी का एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाता खरीदा है 19 लाख में, आउट ऑफ विच स्टैंप ड्यूटी एक्सपेंडिचर इज 30,000। इस 19 लाख में ये ऑलरेडी 30,000 इंक्लूडेड है। मिस इस 19 लाख का आपने घर खरीदा है, इसमें 30,000 बिकॉज आउट ऑफ विच लिखा है, मिस इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 30,000 स्टैंप ड्यूटी का खर्चा है। कोई बात नहीं, परचेज रिलेटेड खर्चे है, उसका भी आपको यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो खर्चे होते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट में आते हैं। एक बात बताइए मुझे, यहां पे आपको कौन सी एग्जेम्पशन मिलेगी? तो यहां 54F की एग्जेम्पशन मिल सकती है। 54F की एग्जेम्पशन क्या बोलती है? आप एनी एलटीसीए ट्रांसफर करिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिए, और 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया आप एक्वायर करिए। उसमें कंडीशन है एक ही घर खरीद सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। तो यहां पे तो बोला है कि भैया उसके पास में ही डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और कोई उसके पास में घर है ही नहीं। तो यहां पे 54F का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और 54F का एग्जेम्पशन यू नो दैट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है, सो यू कैन क्लेम द प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा?
तो आपको पता है वो फॉर्मूला रहता है LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। तो एक बात बताइए LTCG कितना है, तो यहां पे आपका LTCG 20,89,370 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट आपने 19 लाख का खरीदा और डिवाइड बाय आपका नेट कंसिडरेशन देखेंगे तो 23,50,000 है। सो एक बात बताइए यहां पे 19 लाख डिवाइड बाय 23,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20,89,370, तो यहां पे आपका आ गया 16,89,278 है। इतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो बचेगा वो आपका नेट LTCG हो जाएगा। तो नेट LTCG कितना होगा 20,89,370, तो आपके पास में आई थिंक 4,00,00,92 बचा। तो 4,00,00,92 तो ये वाला, और आपका PGBP का इनकम जो था दैट इज द 11 लाख। तो यही आपका जो है वो आपका यहां पे आपका क्या होगा ग्रॉस टोटल इनकम करके, ठीक है। तो चलिए आप ग्रॉस टोटल इनकम देखिए कितना है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। तो 11 का अगर आप आंसर चेक करेंगे तो देखिए ये 11 लाख तो आपका क्या है बिजनेस का इनकम। आपको कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो डेप्रीशिएशन एडिशनल डेप्रीशिएशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये वाला 4 लाख और आपका 11 लाख, तो 15 लाख है, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। 54 EC तभी मिलता है जब आप लैंड या बिल्डिंग बेचते हो, मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो ही आपको 54 EC मिलता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद में दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन अपन काफी ज्यादा कर चुके हैं। अब एक बात बताओ, एक है ना डाउट बहुत बार बच्चों का ये आता है कि सर अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, क्या उसको बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ करेंगे क्या? एक बात बताओ, पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के। अब यहां बच्चों का डाउट ये आता है कि सर क्या अपन LTCG से भी कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या उसको LTCG से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक। अब है ना इस क्वेश्चन में उन्होंने शायद मेरे को, क्योंकि बच्चों के एक दो डाउट आए थे, उसमें ये बोला कि सर हम सैलरी से नहीं कर रहे और उसके बाद में अपन का सैलरी से ना करके किसी दूसरे हेड से कर सकते हैं। आंसर जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है ना, वो LTCG 112 वाला LTCG 112 है, STCG 111 है, विनिंग के सामने नहीं मिलते। तो कैपिटल गेन के सामने जब डिडक्शन नहीं मिलते और मान लो आपके पास डिडक्शन है, तो आप एक काम करिए ना, सैलरी के सामने डिडक्शन ले लेना और ये जो लॉस है तुम्हारा, जो क्या बोलते हैं लॉस है करके, ठीक है, वो आप सेट ऑफ कर दीजिए किसके सामने, LTCG के सामने सेट ऑफ कर दीजिए, या STCG 111 के सामने कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, जो एसएससी के लिए मोर बेनिफिशियल है वो वाला व्यू आप ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आप खुद करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक क्लबिंग का क्वेश्चन है, इजी है, आपसे इजीली हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 आप खुद करेंगे, सैलरी का क्वेश्चन है। उसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि लीव ट्रेवल कंसेशन में उसको 4 लाख मिला। लीव ट्रेवल कंसेशन में एक चीज तो ध्यान रखना कि लीव ट्रेवल कंसेशन में 10(5) का जो एग्जाम्पशन मिलता है ना, वो सिर्फ ट्रेवल फैसिलिटी का मिलता है। इसमें उसने 1 लाख रुपए टिकट का दिया था और 3 लाख रुपए होटल बुकिंग का दिया था। तो क्या होटल बुकिंग पे एग्जाम्पशन मिलेगा? नहीं, ट्रेवल पे मिलता है, और वो ट्रेवल भी इंडिया में होना चाहिए। लीव ट्रेवल में सिर्फ ट्रेवल का और वो इकोनॉमिक क्लास का, और पता है वो 2 बच्चे होने चाहिए। एक बार पहली बार 1 हो गया, फिर 2 हो गए तो 3 है, चलेगा तीनों। और बट पहली बार ही 2 हो गए तो फिर रुक जाओ, रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना, याद आया आपको? हाँ, तो वो वाला है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे हो जाएगा, इसमें भी कोई ऐसा वाला वाव वाली फैक्टर है नहीं करके, ठीक है। उसके बाद ये हाउसिंग लोन का जो लोन फैसिलिटी है, वो लोन फैसिलिटी वाला है, जो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मेरे को लगता है कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन तो ये बोलता है कि आकाश हैज अंडरटेकिंग सर्टेन ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 which is listed below. You are required to identify the transaction in respect of which quoting the PAN number is mandatory. क्या इनमें PAN नंबर लगाना पड़ेगा या नहीं? पहला, अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, PAN नंबर लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी। करंट अकाउंट के केस में आपको PAN नंबर लगाना ही पड़ता है। दूसरा, सेल ऑफ शेयर्स, आप अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं
लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटी वगैरह बेचते हैं और वो 1 लाख से ज्यादा का है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, अगर आप परचेज या सेल करते हैं और 1 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो 1,50,000 में पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। परचेज ऑफ टू व्हीलर, एक देखो बात बताओ, मोटर व्हीकल के सेल परचेज में पैन कार्ड लगाना पड़ता है, बट उसमें टू व्हीलर को छोड़ के, तो ये टू व्हीलर है, यहाँ पे पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ प्रोफेशनल लैपटॉप ऑफ 3 लाख, 3 लाख का आपने लैपटॉप खरीदा, उसमें पता है पैन कार्ड वाले में एक लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि 2 लाख से ज्यादा का कोई भी अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, 2 लाख से ज्यादा का अगर आप कोई भी गुड सर्विस परचेज करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो इस पार्ट में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 10 के करीब मैंने क्लास में डिस्कस किए, बाकी वाले क्वेश्चन खुद आप घर पे जाके डिस्कस करेंगे करके, ठीक है, तो आपसे इजीली हो जाएंगे। ऐसा कोई वाव वाले क्वेश्चन नहीं थे, जो वाव वाले क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे करा लिया आपको, ठीक है। चलिए, सो इंटरमीडिएट के प्यारे प्यारे बालकों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब है ना आपको है ना थोड़ा ऐसे मोटिवेटेड रहना है और लास्ट के 30 डेज अपने एफर्ट मार दो। ये लास्ट के कितने 30 डेज ही है एग्जाम तक करके, एग्जाम कंप्लीट होता है उस तब तक आपके पास ओनली 30 डेज बचे हैं। जस्ट पुट योर 100% एफर्ट, जितना कर सकते हो कर दो, बिकॉज आपकी सीए में एंट्री तभी होगी जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे। और मैं बता दूं उसके बाद मजे है, आर्टिकलशिप पे जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट करोगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे वहां पे आर्टिकलशिप पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको वहां पे, आपको पता चलेगा कैसे लाइफ में लोगों से बात की जाती है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे कैसे क्लाइंट की ऑडिट करते हो, मतलब कैसे क्लाइंट बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, और इस बार इंटरमीडिएट का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, तो आप सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स लगा लो, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।